नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र चांगल। गोल स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने प्रकाश स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डाला था जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। देखिए आज हम इसका दूसरे वीडियो पर जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वीडियो के अंतर्गत हम आज प्रकाश की घटना स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रकाश की घटनाओं के अंतर्गत आज हम पहली जो घटना स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो पहली घटना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन वर्ड अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई टकरा कर जा रहा है और यहां पर किसका परावर्तन करवाने जा रहे हैं तो आपको साफ दिख रहा है हम किसका परावर्तन करवाने जा रहे हैं, प्रकाश का। तो देखिए यदि आने वाली प्रकाश की किरण यदि किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, स्टूडियो की लाइट आ रही है और मेरी बॉडी से टकरा रही है और मेरी बॉडी से टकराकर आप लोगों के कैमरा तक जा रही है जहां से ये शूट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आ रही है, टकरा रही है और वापस जा रही है। बस याद रखना है प्रकाश की परावर्तन के लिए माध्यम एक होगा। प्रकाश की परावर्तन के लिए माध्यम क्या होगा, एक होगा। यानी माध्यम एक कैसे, जैसे मान लो इस दुनिया में जहां मैं खड़ा हूं मेरे सामने तीन ही प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। या तो माध्यम ठोस हो सकता है, या माध्यम द्रव हो सकता है और या माध्यम क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। तो देखो मान लो मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं तो स्टूडियो की लाइट आ रही है, तो ये लाइट किस में आ रही है, ठोस में आ रही है, द्रव में आ रही है, गैस में आ रही है, यानी हवा में आ रही है और वापस यहां से टकराकर भी किस में जा रही है, हवा में जा रही है। इसका मतलब ये माध्यम और ये माध्यम अगर एक होगा तो ही प्रकाश की कौन सी घटना होगी, परावर्तन होगी। तो घटना नहीं है, आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो आने वाली जो किरण है, यानी जो किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं भाई, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। टकराकर जाने वाली जो किरण है, टकराकर जाने यानी इसका क्या हो रहा है, परावर्तन। तो इस किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये यहां टकरा रही है उसके सापेक्ष खींचा गया जो लंब होता है, उस लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं भाई, अभिलंब। ठीक है। अब देखो जिस सतह से ये टकरा रही है उस सतह से यानी क्या कर रहा है, परावर्तन। तो इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो देखो हम लोगों ने इसका नामकरण कर दिया है कि आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस याद रखना माध्यम कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। घटना कुछ नहीं है, आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है इसके सापेक्ष खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य यानी ये अभिलंब और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण के मध्य इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं भाई, आपतन कोण। और इस आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट ट्रायंगल। तो हम शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अच्छा ये अभिलंब और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। तो इस किरण यानी ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। कौन सा कोण है, परावर्तन कोण, इंसिडेंट रे। इसलिए इसको क्या लिखेंगे भाई, आर लिखेंगे। तो देखिए ये आई और ये आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो परिभाषा में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि परावर्तन का मतलब टकराकर वापस जाना। और कितने माध्यम है, एक ही माध्यम है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, किरण आई, टकराई और वापस गई, कौन सी घटना हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है। अब देखियो
इस डायग्राम से आजकल के एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न नहीं बनते हैं, प्रश्न बनते हैं नियम से। तो इसकी बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो देखिए नियमों के अंतर्गत हम लोग ध्यान दें, तो नियमों के अंतर्गत अगर हम ध्यान दें तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब क्या होते हैं भाई? एक ही तल में होते हैं, और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब होता है कि माध्यम एक होगा तो एक ही तल में होंगे। नियम नंबर 2 वेरी मस्ट नियम है, और यहां से 100% प्रश्न बनेगा कि नियम नंबर 2 I बराबर क्या होता है? R होता है। I बराबर R का मतलब है कि जितनी डिग्री एंगल पर ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, उतनी डिग्री एंगल पर ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। तो हमेशा जितना आपतन कोण होगा उतना ही कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण होगा। यानी वो मेरे जितने डिग्री एंगल पर आकर टकराएगी उतने डिग्री एंगल पर वापस क्या होगी? परावर्तित होगी। इसी कारण I बराबर क्या होता है? R होता है मित्रों। अब देखिए, अब आज इस पैटर्न, इस प्रतियोगिता युग को हम लोग देखते हैं तो आप लोग खुद जानते हो कि प्रश्नों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि प्रश्नों की प्रवृत्ति इतनी चेंज हो गई है कि रटाई रटाई प्रश्न आज लोग एग्जाम के अंतर्गत बिल्कुल नहीं पूछते हैं, किसी की परिभाषा नहीं पूछते हैं। प्रश्नों की प्रवृत्ति बहुत चेंज हो गई है, और मैं आप लोगों को 100% कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा अनुभव बोल रहा है 8-10 सालों का। ये चीज याद रखना है कि अगर ये यहां से कोई फॉर्मेटिव प्रश्न बनता है तो 100% यहां से प्रश्न बनेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों से, और नियमों से एक ही प्रश्न बनने की प्रवृत्ति है, और वो बनेगा इस कोणों को लेकर, यानी I बराबर R को लेकर। जैसे मान लो मैं एक प्रश्न मौखिक बोल रहा हूं, फिर आप लोगों को कभी करवाऊंगा कि मैंने प्रश्न बोला कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो हम सीधा जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? R। तो आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। लेकिन अगर यहां से प्रश्न घुमा दे तो वो प्रश्न कैसे घुमाएगा? ठीक है, तो वो प्रश्न कैसे घुमाएगा इसके लिए हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखिए हम इसके प्रश्न करते हैं, क्योंकि मेन फॉर्मेट क्या, एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस परावर्तन की घटना का मैंने अभी बोला था, प्रश्न आएगा तो क्या आएगा? I बराबर R को लेकर। पहला प्रश्न बहुत इजी है, I का मान देकर किसका पूछेगा? R का। अब दूसरा प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जैसे LDC पूछा था। ठीक है, तो देखिए इसके प्रश्न करते हैं साथ साथ। तो मैं आप लोगों के सामने प्रश्न लिख रहा हूं, आप लोग उसका आंसर दें। देखिए प्रश्न लिख रहा हूं, पहला एलडीसी का ही लिख रहा हूं। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो आपतित किरण, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण होगा। देखो ऑप्शन दे देता हूं आपको, बिल्कुल इजी है। नंबर 1 60 डिग्री, नंबर 2 30 डिग्री, नंबर 3 120 डिग्री, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलो बताओ, बिल्कुल इजी है। देखो ऑर्बिट बना के देखते, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये किससे टकरा रही है? परावर्तक पृष्ठ से। यहां क्या वापस निकल रहा है? परावर्तित किरण। बिल्कुल सापेक्ष क्या हो गया? अभिलंब। ये कौन सा कोण? आपतन कोण। ये कौन सा कोण? परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान कितना डिग्री बताया है? 60 डिग्री। तो देखो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60। क्यों? हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? R होता है। तो ये 60 है, ये भी क्या होगा? 60। अब मेन फॉर्मेट प्रश्न क्या पूछा है? आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य, यानी इस किरण और इस किरण के मध्य
ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल साफ साफ दिख रहा है, कितना हो रहा है 120 डिग्री का हो रहा है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाता है। ये 90% विद्यार्थियों से गलती होती है। वो क्या करते हैं, आपतन कोण का मान 60 देखते हैं और सीधा ही अपनी आत्महत्या कर लेता ऑप्शन फर्स्ट के अंतर्गत, आगे नहीं पूछता कि इसके अंतर्गत लास्ट में ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ ये प्रकाश का परावर्तन अभी खत्म हुआ है, अभी पूरा परावर्तन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो परावर्तन की बेसिक घटना खत्म हुई है, अभी ये परावर्तन हम लोगों को और पढ़ना है। बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लिया होगा। तो परावर्तन के अंतर्गत देखिए, अभी हम मेन परावर्तन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो परावर्तन की बेसिक अवधारणा थी, जहां से आजकल के प्रश्नों की प्रवृत्ति बहुत कम बनते हैं। अब देखिए, मुझे एक चीज बताइए, व्यक्ति जब भी अपने घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले क्या करता है, रेडी होकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, यानी दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है। और हम घर में अपना शक्ल देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, समतल दर्पण, कांच नहीं करते हैं, याद रखना। क्या क्या करते हैं, समतल दर्पण। क्या हम समतल दर्पण के सामने बन-ठन के ऐसे खड़े हो जाते हैं तो क्या अपनी फोटो अपन को वापस दिखाई देती है क्या? यस, इसका मतलब वो क्या करा रहा है, प्रकाश का परावर्तन करवा रहा है। तो भाई कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर बनाने जाता है तो 100% वो सबसे पहले समतल दर्पण के सामने खड़ा होगा और समतल दर्पण के सामने तैयार होकर निकलेगा। तो उसके सामने अगर वो फिजिक्स का है, फिजिक्स के पर्सन बना रहा है, तो उसके दिमाग में पहला पर्सन समतल दर्पण से घूमेगा ही घूमेगा। इसी कारण हर एग्जाम में यहां से समतल दर्पण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी में परावर्तन में समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के नियम। समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन नियम, यानी समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी मोस्ट चैप्टर है, बहुत मोस्ट चैप्टर है। आप पिछले सालों के एग्जाम के प्रश्न उठा के देखना, जैसे पिछली बार रीड सेकंड साइंस के अंतर्गत प्रश्न उठा के देखना। इस नियमों से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर हमेशा घर से निकलता है तो समतल दर्पण के सामने अवश्य जाता है, तो उसके दिमाग के अंदर ये प्रश्न घूमता ही घूमता है, तो वो एग्जामिनर अपना आसपास के प्रश्नों पर ज्यादा डालता है। आप लोग भी जानते हो, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, आपके सिलेबस में दैनिक विज्ञान है मित्रों। तो दैनिक विज्ञान के अंतर्गत 110% वो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें एग्जाम के अंतर्गत डालेगा। जो यहाँ से निकलेगा तो उसके आसपास की चीजों के बारे में ध्यान होगा, तो वहां से 100% प्रश्न उठा सकता है। तो देखिए, समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के नियम। आज कुछ नहीं, हम बिल्कुल एक खेल में पढ़ेंगे, यानी 7-8 नियम हैं जो बिल्कुल खेल में पढ़ेंगे। अपन एक नियम पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल आसानी से हम नियम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जनरल वे से, दैनिक क्षेत्र से, मैं बिल्कुल साइंस के अंतर्गत नहीं पूछूंगा। एक आर्ट्स का विद्यार्थी कैसे उन प्रश्नों को हल कर सकता है, वो बिल्कुल मैं आसानी से करूंगा। देखिए, नंबर 1, समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के नियम फर्स्ट की बात करता हूं मित्रों। तो देखिए, नियम जो फर्स्ट है वो नियम फर्स्ट क्या कहलाता है। नियम फर्स्ट के अंतर्गत आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को मान लो ये एक समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण के अंतर्गत एक सतह पर लेपन किया जाता है ताकि यहाँ प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा परावर्तन हो, क्योंकि आएगी टकरा कर वापस आएगी तो पीछे लेप होगा तो परावर्तन होगा, अगर लेप नहीं होगा तो आर पार निकल जाएगी। तो आपको बिल्कुल साफ दिखा नहीं देखा। तो देखिए, सतह पर एक लेपन किया जाता है। मान लेते हैं ये आप लोगों का समतल दर्पण है, ठीक है, और इस समतल दर्पण से आपको मैंने 10 मीटर दूरी पर खड़ा कर दिया। इस समतल दर्पण से मैंने आपको कितनी दूरी पर खड़ा कर दिया, 10 मीटर पर। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बिल्कुल खड़े हो, ठीक है, आप समतल दर्पण के सामने 10 मीटर दूरी पर खड़े हो। मुझे एक चीज बताइए कि इस समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। आज एक काम करना, समतल दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाना, ठीक है, और इस समतल दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाना। और जब यहाँ आप लोग खड़े हो तो आपकी फोटो उस समतल दर्पण के अंदर दिखाई दे रही है। बस मैं इतना सा आपको प्रश्न पूछ रहा हूं कि मान लेते हैं आप समतल दर्पण से 10 मीटर दूरी पर खड़े हो, तो आपका जो
प्रतिबिंब है, जो समतल दर्पण में फोटो बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है, वो कितनी दूरी पर बन रही है? क्या वो बहुत अधिक दूरी पर बन रही है? क्या वो बिल्कुल समतल दर्पण के पास बन रही है? क्या वो इतनी दूरी पर बन रही है जितनी दूरी पर आप क्या हो, खड़े हो? तो आप ये कल्पना करो, तो आप आज सब आप लोग घर पे समतल दर्पण के सामने खड़े होकर देखना वास्तव में ना, तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि हम कितनी दूरी पर हैं और अपना प्रतिबिंब कहां बन रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप यहां मान लेते हैं आपकी दूरी 10 मीटर है, तो आप लोग देखना आपका जो प्रतिबिंब है ना, वो भी समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 10 मीटर दूरी पर बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं समतल दर्पण से जितनी ज्यादा दूरी पर खड़ा हूं, मेरा प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी मैं जितना दूर हूं उतना ही मेरा प्रतिबिंब दूर है। किससे? समतल दर्पण से। यानी समतल दर्पण के अंदर 10 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न बन सकते हैं। देखो, थोड़ी बहुत आप लोगों को इतना इजी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आजकल का फॉर्मेट बहुत चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल धैर्य से थोड़ा डीपली घुसकर पढ़ना है। बिल्कुल इजी वे से पढ़ना कुछ नहीं है कि अभी मैं समतल दर्पण से जितना दूर खड़ा हूं, मेरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर बन रहा है। मान लो मैंने कहा कि राम समतल दर्पण से 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो बताओ राम का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये था आप लोगों के नियम नंबर फर्स्ट। अब इस नियम नंबर फर्स्ट का हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमेशा याद रखना एक क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखियो। क्वेश्चन है, राधा समतल दर्पण से, राधा समतल दर्पण से, राधा समतल दर्पण से 20 मीटर दूरी पर खड़ी है, 20 मीटर दूरी पर खड़ी है। यदि वो समतल दर्पण की ओर, यदि वो समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर और 5 मीटर बढ़ जाती है, 5 मीटर बढ़ जाती है, तो राधा का प्रतिबिंब और समतल दर्पण के बीच, समतल दर्पण के बीच कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? लो भाई, बिल्कुल इजी वे प्रश्न लिखा है। राधा समतल दर्पण से 20 मीटर दूर खड़ी है। देखो, आराम से सोचना, राधा समतल दर्पण से 20 मीटर दूरी पर खड़ी है। यदि वो समतल दर्पण की ओर 5 मीटर बढ़ रही है, तो राधा का प्रतिबिंब समतल दर्पण के बीच कितनी दूरी पर है? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। देखो, प्रश्नों की प्रवृत्ति थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछेगा। अब कोई ऐसा भी पढ़ के चला गया 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर नहीं। आराम से देखो कि ये है समतल दर्पण, ये क्या है? समतल दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण। और इस समतल दर्पण से राधा कितनी दूर खड़ी है भाई? 20 मीटर। कितने मीटर दूरी पर खड़ी है भाई? 20 मीटर। यदि राधा समतल दर्पण की ओर, इसका मतलब समतल दर्पण की ओर इधर जा रही है। अच्छा, इधर कितनी जा रही है? 5 मीटर जा रही है। इसका मतलब ये यहां तक आ गई है। तो अब ये दूरी कितनी बची भाई? 15 मीटर। तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बन रहा है? 15 मीटर पर बन रहा है। पूछा क्या है? पूछा है कि राधा का प्रतिबिंब समतल दर्पण से, ये रहा समतल दर्पण, ये रहा राधा का प्रतिबिंब, कितनी दूरी आ रही है भाई? 15 मीटर आ रही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि वो प्रतिबिंब के अंतर्गत उस वस्तु को, इसको और भेज सकता है या दूर भेज सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं नियम नंबर 2, देखते हैं। नियम नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि अब मैं क्या कह रहा हूं कि राधा समतल दर्पण से जितनी ज्यादा दूर खड़ी है, ठीक है, यानी यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी ज्यादा दूर खड़ी है, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतनी दूरी पर बनेगा। चाहे वो जितनी दूरी पर खड़ी है उतनी दूरी पर उसकी इमेज बनने वाली है। अब प्रश्नों में थोड़ा ध्यान रखें, प्रश्नों के अंदर का थोड़ा वो आप लोगों को उलझा सकता है। वो दूरी देकर उसको पास आगे पीछे खिसका सकता है और फिर वो दूरी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि वो समतल दर्पण और इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछे, वो इसका और इसके बीच की भी दूरी पूछ सकता है। कि मान लेते हैं राम समतल दर्पण से 10
मीटर दूरी पर खड़ा है, तो बताइए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब और राम के बीच में दूरी कितनी है? तो 10 ये है, तो 10 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। बस बिल्कुल इजी वे देखना है कि जितनी दूरी पर खड़े हैं उतनी दूरी पर क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब बनेगा। बस ये चीज याद रखनी है। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब हम लोग नियम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 1 तो ये था। देखो नियम नंबर 2 बहुत इजी नियम है, बहुत इजी नियम है। देखो नियम नंबर 2 क्या कहलाता है? नियम नंबर 2 कहलाता है, मान लेते हैं मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये है समतल दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण है। ये है समतल दर्पण। मान लेते हैं आप समतल दर्पण से 20 मीटर दूरी पर खड़े हो। कितने मीटर दूरी पर खड़े हो? 20 मीटर। तो आपका इमेज भी कितनी दूरी पर बन रहा है? 20 मीटर दूरी पर खड़ा है या 20 मीटर दूरी पर बन रहा है। बस अब मैं या चाल को लेकर प्रश्न करूंगा। चाल को लेकर कैसे? कि मान ले यहां समतल दर्पण है और यहां कोई वस्तु खड़ी है। यदि यह वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ रही है, यदि यह वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ रही है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण की ओर आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से बढ़ रही है, किस चाल से बढ़ रही है? v चाल से, तो इस प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? तो मित्रों मैं आप लोगों को बिल्कुल उलझाने का प्रयास नहीं करूंगा। कैसा होता है, क्या होता है, बिल्कुल एक कंसेप्ट याद रखना है कि यदि प्रतिबिंब की चाल v है, बस बिल्कुल आसान से याद रखना है, यदि प्रतिबिंब की चाल v है तो यदि अपने आने वाला जो हम लोग समतल दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, यदि v चाल से बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा 2v चाल से प्रतीत होगा। यानी आपकी चाल v है तो प्रतिबिंब की चाल क्या हो जाएगी? 2v हो जाएगी। मान लेते मैंने कहा कि राम समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, तो बताइए प्रतिबिंब की चाल कितनी हो जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो चाल v है उसका क्या करना है? 2v करना है। यानी हम v चाल से बढ़ रहे हैं तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 2v चाल हो जाएगी। तो ये नियम नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसके आंकिक प्रश्न वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो आपको ज्यादातर आंकिक कैसे नहीं पूछेंगे, इजी पूछेंगे। ये याद रखना, v चाल दे क्या करना आप लोगों को? 2v चाल करना होगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा नियम नंबर 2 का। देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहलाता है? नियम नंबर 3 कहलाता है, आप लोगों ने मान लेते हैं कि हम समतल दर्पण के अंतर्गत अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो इसके अंतर्गत मान लेते हैं कि मेरी लंबाई 5 फुट है या 2 मीटर है या 3 मीटर है, तो मुझे कितने समतल दर्पण की आवश्यकता होगी ताकि मैं अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सकता हूं? तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, यदि मान लेते हैं किसी वस्तु की लंबाई L है, मान लेते हैं किसी वस्तु की लंबाई L है और यदि उसे पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो L/2 समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। L/2 समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। मैं आपको ज्यादा उलझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, और एक आर्ट्स का स्टूडेंट उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है, इसलिए बिल्कुल फॉर्मेट पर चल रहा हूं कि अगर याद रखना है कि ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछा गया है कि किसी वस्तु की लंबाई इतना इतना है, तो वो तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। जैसे मान लेते हैं पिछली रीड साइंस की बात है, तो पिछली रीड साइंस का एक प्रश्न था कि किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, यदि उसे पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, यदि उसे पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो कितने समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो कितना समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो आप लोग उत्तर क्या हो जाएगा? देखो भाई, किसी वस्तु की लंबाई L है तो इसको L है, उसका क्या करना है? आधा। तो L कितना देर का है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। यानी आप लोगों को यह याद रखना है कि जितना समतल दर्पण है
उसका आधा, जितना आप लोगों की वस्तु की लंबाई है उसका आधा समतल दर्पण आप लोगों को लेना होगा। तो नियम नंबर 3 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार वापस देखें, पहला नियम क्या था कि यदि किसी वस्तु, मान लो पहला नियम, मैं समतल दर्पण से जितना दूर खड़ा हूं मेरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतनी दूरी पर बन रहा है। यदि मेरी चाल v है तो प्रतिबिंब की चाल क्या हो जाएगी, 2v चाल। नंबर तीसरा, माना कि मेरी लंबाई l है, मान लो मैंने कहा मैं 172 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो मुझे पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, तो 172 में कितने का भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा, यानी आधा करना है। जितनी भी वस्तु है उसकी आधा आप लोगों को करना होगा, तो उसको इतना समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। चलो मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।